इन 53 सीटों में। तो दावा ये है कि बीजेपी फिर से बहुमत के साथ वापसी कर रही है। हमारे साथ संवाददाता तमाम जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जौनपुर से हसनैन कमर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बनारस से निमेश रॉय और मऊ से प्रदीप सिंह। सबसे पहले बनारस का मैं रुख कर लेती हूँ निमेश, क्योंकि सबसे ज्यादा निगाहें भी लोगों की, खास करके क्योंकि पीएम का ये गढ़ है, बनारस को लेकर के लगी हुई है। बनारस की तस्वीर किस तरह की देखने को मिल रही है इन चुनावों को लेकर के, और मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह? देखिए, पहले मतदाताओं के उत्साह की बात कर लेते हैं। और मतदाताओं के उत्साह को अगर आप इस शहर में एक राउंड लगा के आइए, देहाती इलाकों में भी जाइए, तो एक उत्सव का, पर्व का माहौल दिख रहा है। आमतौर पर जिस तरह से तीज त्योहारों में दिखता है, लोग नए नए कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहन करके मतदान स्थलों पे जा रहे हैं और एक चेयरफुल फेस भी समाज का देखने को मिल रहा है। शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है, कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। एक आध दो जगहों पे ट्रेनिंग की कमी की वजह से ईवीएम मशीन ऑपरेटिंग में दिक्कत आई, वहां मतदान थोड़ा देर में शुरू हुआ, लेकिन कुल मिला जुला के मतदान शांतिपूर्ण और ठीक ठाक चल रहा है। एवरेज भी अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया नहीं तो बहुत खराब भी नहीं है। 3 बजने को आए हैं और 1 बजे तक का जो आंकड़ा है, लगभग 35-36% वोट जो है पूरे पूर्वांचल में 9 जिलों में 54 सीटों की अगर बात करें। और एक थोड़ा सा अंतर जरूर है कि रूरल जो इलाके हैं या सी क्लास जो सिटीज हैं, उनकी बात अगर करें और अर्बन इलाकों की बात करें, तो अर्बन इलाकों में पोलिंग परसेंटेज 5 से 7%, ग्रामीण इलाकों की पोलिंग से कम है। अब इसका आकलन अपने अपने ढंग से लोग कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि पूर्वांचल में बीजेपी को पूरा दोबारा अपनी साख जो 17 वाली थी उसको स्थापित करने की चुनौती है। और विपक्ष को भी कुछ बड़ा और कुछ नया करने की कोशिश में विपक्ष लगा हुआ है। प्रीति, यहाँ पर निमेश, जैसा कि आपने कहा कि 35 के आसपास इसको हम एवरेज वोटिंग मान सकते हैं, लेकिन बनारस में तो तमाम दिग्गजों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया था। जिस तरीके से आखिर के दिनों में हमने देखा, पीएम तक ने वहां पर 2 दिन कैंप किया और बहुत सारी इंटरेस्टिंग तस्वीरें सामने आई थी। प्रियंका गांधी वाड्रा भी बनारस पहुंचती हैं तो वहां पर पूजा पाठ करती दिखाई देती हैं राहुल गांधी के साथ में। अखिलेश यादव भी अपना पूरा दमखम लगाए हुए थे। बावजूद इसके वोटर्स अगर कम संख्या में निकलते हैं या सिर्फ एवरेज ही वोटिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो इसके पीछे की वजह क्या? वोटर्स को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं, या किसी बदलाव की बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं, या फिर विपक्ष उस तरीके से उन मुद्दों को नहीं उठा पाया जिन मुद्दों को उठाने की जरूरत थी, लिहाजा सबको लगता है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए, हमारे एक वोट से फर्क क्या पड़ता है? निमेश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि एवरेज वोटिंग ट्रेंड को किस तरीके से देखा जाए। सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, या फिर लोगों को लगता है कि हमारे एक वोट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, सरकार तो वापस बीजेपी की ही आनी और विपक्ष उतनी धारदार तरीके से असर नहीं दिखा पाया? निमेश, तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। ये उदासीनता है वोटरों की, और खास तौर पे जो इलीट क्लास वोटर है, पढ़ा लिखा और पैसे वाला वोटर है, उसकी उदासीनता थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। लेकिन अभी ये जल्दीबाजी होगी कहना, क्योंकि अभी आधा दिन ही बीता है, अभी 3 घंटे का समय बाकी है और 3 घंटे में उम्मीद की जा रही है कि मतदान और भी तेज होगा, उसके बाद असली तस्वीर आएगी। लेकिन अभी तक के जो आंकड़े हैं, और खास तौर पे ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में जो मतदान प्रतिशत में कमी है, अंतर है, वो अपने आप में स्पेकुलेशन के लिए काफी है कि आप स्पेकुलेट कर सकते हैं कि क्या ट्रेंड रह रहा है, ग्रामीण इलाकों में क्या सोच चल रही है और शहरी इलाकों में क्या सोच रही है। शहरी इलाकों में ये ट्रेंड जो है, जो पोलिंग का है, वो अर्बन जो वोटर्स हैं या इलीट क्लास वोटर जिनको कहिए आप, वो थोड़ा कम निकल रहे हैं या फिर वो उदासीन हैं। और वो उनकी उदासीनता किसके खिलाफ है, किसके खिलाफ जा रही है, इसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। प्रीति, चलिए बनारस के बाद मऊ का रुख कर लेते हैं। प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, मऊ में कहा यह जा रहा था कि विपक्ष ज्यादा असरदार तरीके से अपनी रैलियां कर रहा था और वोट अपील करने के लिए लोगों के बीच किया गया। अगर वोटिंग ट्रेंड की बात की जाए तो वो वहां पर किस तरीके का है, और जनता जब वोट कास्ट करने जा रही है तो क्या कुछ चीजें उसकी जहन में है जिसके आधार पर वो वोट डाल रहे हैं? आपकी कुछ लोगों से बातचीत हुई होगी, क्या कुछ कहना है इन लोगों का? जी, सबसे अहम बात यह है कि मऊ में 4 विधानसभाएं हैं, जिसमें 3 महत्वपूर्ण विधानसभाएं हैं।
हॉट सीट 3 है यहाँ पे। जी। एक पहला विधानसभा मऊ सदर विधानसभा है, जहाँ 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी, बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतार दिए हैं और वो अपने बेटे के सिर पर सियासत अब करने की तैयारी कर लिए हैं। लिहाजा आज मतदान उनके नाम पर हो रहा है। अपने बेटे को वोट दिलाने के जुगत जो है जेल से ही बैठकर कर रहे हैं। अब उनके विरुद्ध जो है भाजपा के प्रत्याशी अशोक सिंह जो है उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को मऊ सदर में मुख्तार अंसारी के खिलाफ उतारा है चुनाव मैदान में, और तीनों के बीच कड़ी टक्कर चल रही है इस समय। मौजूदा समय में फिर दूसरी विधानसभा देखी जाए तो मधुबन है। मधुबन विधानसभा में बिहार प्रांत के राज्यपाल फागू चौहान के बेटे रामविलास चौहान भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में हैं। यहाँ पर जो है बसपा के नीलम कुशवाहा मौजूदा समय में कड़ी टक्कर दे रही हैं। इसके अलावा अगर सबसे अहम सीट देखी जाए घोसी विधानसभा सीट, यहाँ पर सूबे में कैबिनेट मंत्री रहे दारा सिंह चौहान जो भाजपा छोड़ के सपा में आ गए, और सपा और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, और इनसे भाजपा के प्रत्याशी विजय राजभर जो पूर्व विधायक हैं, निवर्तमान विधायक हैं, वह काफी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दूसरी चीज में देखा जाए तो इन तीनों जगहों पर जो है इस समय आमने सामने टक्कर चल रही है। मतदाताओं का क्या रुझान है, मतदाता किस मुद्दे पर बात दे रहे हैं, हमारे साथ पूर्व चेयरमैन नगर पालिका परिषद मऊ अरशद जमाल जी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे हम बात करते हैं किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। देखिए, मुद्दे तो बहुत है। जो सरकार है, सरकार की 5 साल की नाकामी है। सरकार ने कोई ऐसा मुद्दे पे काम नहीं किया है, तो इसलिए जनता में, लोगों में नाराजगी है, और उसी नाराजगी का असर ये है कि लोग बीजेपी के खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं। अब बाहुबली विधायक 5 साल से हैं, क्या कोई परिवर्तन की आस इस बार होगी या क्या होगा? अब इस बार तो मुख्तार अंसारी तो चुनाव लड़ नहीं रहे, इस बार तो उनके लड़के चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनको 5 साल का तो काफी तो नया है, नौजवान लड़का है। इनके द्वारा कराए गए, विधायक जी के द्वारा जो जेल में बंद हैं, इनके द्वारा कराए गए विकास से कितना सहमत आप हैं? देखिए, उनके द्वारा तो कोई 5 साल में कोई बहुत विकास नहीं कराया गया, ये बात सही है। चूंकि वो तो जेल ही में रहे तो कहाँ से विकास कराएंगे, लेकिन उनका लड़का नौजवान है, तो हम लोग ये आशा करते हैं कि नौजवान खून है, कुछ न कुछ काम जरूर करेंगे। ये मतलब कौन कौन से विकास के कार्य यहाँ पे रुके पड़े हुए हैं जिनको जो है आप देखना चाहते हैं कि यहाँ वो पूरे हो सके? देखिए, सबसे जो ज्यादा जरूरी काम है कि ये बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने फ्लैट रेट का पासबुक बनाया था। कम रेट पर बुनकरों से बिजली की बिल ली जाती थी, मगर जैसे ही बीजेपी की सरकार आई उन्होंने फ्लैट रेट का पासबुक खत्म कर दिया, जिससे यहाँ का बुनकर बेहद परेशान है, वो बहुत कर्जदार हो चुका है, और आने वाले दिनों में बुनकरों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। इसी नाराजगी में बुनकर वोटिंग कर रहा है बीजेपी के खिलाफ। ये तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के हैं, और युवाओं से हम बात करते हैं। यहाँ पर युवा वर्ग भी हमारे साथ है। आप किन मुद्दों पर वोट देना चाहते हैं? विकास के मुद्दों पर वोट देना चाहते हैं। क्या अब तक जो विकास हुए में अंसारी ने जो काम किया है वो लोगों की नजर में नहीं है, मगर जो उन्होंने काम किया है वो ठीक ही काम किया है। बाकी उनके बेटे लड़ रहे हैं यहाँ सिलेक्शन, आने वाले वक्त में वो भी काम करेंगे, और उन्हें वोट किया है और सपा की सरकार चाहते हैं। बाकी बुनकर जो हैं यहाँ लोग जो है मुख्तार अंसारी के विकास कार्य को भी गिना रहे हैं। हालांकि हमारे पूर्व चेयरमैन साहब ने कहा कि जितना होना चाहिए था विकास उतना नहीं हुआ है। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी जो है चुनाव में जो भी विधायक बनेगा वो मऊ की विकास को पूरा करेगा। चलिए, हसनैन कमर का रुख कर लेते हैं, जौनपुर से वो हमारे साथ बने हुए हैं। हसनैन, जौनपुर में किस तरह का वोटिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है? 3 बजे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, पोलिंग बूथों पर किस तरह की तस्वीर? यहाँ पे जो मतदाता है वो काफी उत्साहित है, और जिले की 9 विधानसभा सीटें यहाँ पर है, और यहाँ पर देखा जाए तो धनंजय सिंह जो है यहाँ पे अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगाए मल्ली में, उनको टक्कर दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के लती यादव। टोटल अभी तक अब जो बात हुई है 3 बजे जो हम लोग को आंकड़े मिले हैं 47.1.9% वोट पड़ चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं मतदाताओं को उत्साह दिखाता है, और हमें उम्मीद है कि जब शाम 6 बजे तक जब यहाँ का परसेंटेज होगा 60 के ऊपर जाएगा। देखा जाए तो जौनपुर के अंदर सदर विधानसभा सीट पे जहाँ नदीम जावेद कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और तो वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अरशद खान है, तो उनके साथ राज्य मंत्री गिरीश यादव भाजपा के हैं। तो लड़ाई यहाँ पे काफी दिलचस्प है। 9 सीटों पर जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच लड़ाई होती हुई दिख रही है। मतदाता जो है
वो कोई बीजेपी को हराने के लिए वोट कर रहा है, तो बीजेपी अपनी सीट बचाने के लिए वोट कर रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो 9 में से जो लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी होती हुई नजर आ रही है, और मतदाताओं में जिस तरीके से उत्साह देखने को मिला वो काफी काबिले तारीफ है। और सुबह से ही जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, लोगों की लाइनों हमको देखने को मिली, महिला मतदाताओं में काफी जागरूकता थी, वो अपना वोट देने के लिए लंबी लंबी कतारें में बहुत देर तक खड़ी रही और उसके बाद उन्होंने वोट दिया। एक उत्साह उनके चेहरे, जो पहली बार वोट दे रहे थे उनके अंदर भी काफी उत्साह दिखा गया। ये लोकतंत्र की हमारी सबसे बड़ी जीत है, और इस महापर्व में जिस तरीके से लोगों ने मतदान किया है, कहीं ना कहीं नई सरकार बनाने के लिए जो भी सरकार आएगी, चाहे भाजपा की है या सपा की है या बस किसी का है, सबको ये उम्मीद है कि हमारे जौनपुर का, हमारे प्रदेश का विकास जरूर होगा। यहाँ पर हसनैन, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। जैसा कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट नदीम जावेद का आपने जिक्र किया या फिर अरशद खान साहब का जिक्र किया जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, इन दोनों ही पार्टियों ने अपनी तरफ से कैंडिडेट जो उतारा यहाँ पर मैदान में वो मुस्लिम चेहरे को आइडेंटिफाई किया। जाहिर तौर पर जौनपुर में मुस्लिम बहुल इलाका भी बहुत ज्यादा है और उसको देखते हुए ही इन चेहरों को अंकित किया गया, लेकिन बीजेपी की तरफ से हिंदू फेस को उतारा गया। ऐसा नहीं है कि एक खास सेक्ट की ही जनता के बीच में से जिन लोगों को चुना गया वोट बढ़ गए और इसी वजह से बीजेपी को उसका फायदा होता दिख रहा है। क्या कुछ कहना है लोगों का? विकास के कार्य हुए हैं क्या? जो इससे पहले जो विधायक थे उनका अब तक का क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड कहता है, और उसके आधार पर जनता जब वोट डालने आई है तो क्या कुछ उनके जहन में रहा? देखिए, 2012 में जब नया परिसीमन आया तो जौनपुर सदर की जो सीट है वो एकदम बदल सी गई। देखा जाए तो यहाँ पर 2012 में 95% इस समय मुस्लिम मतदाता इस सीट पर हैं, तो वहीं 50,000 जो है तकरीबन यादव मतदाता है। इसीलिए समाजवादी पार्टी इसको अपना मानती थी, लेकिन इस मिथक को तोड़ा भाजपा ने। यहाँ पर आप देखें 3 दशक से अगर बात की जाए तो कोई दोबारा विधायक नहीं चुना गया, ये भी एक इतिहास है। हर 5 साल पे नया विधायक चुना जाता है। तो बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा मिथक तोड़ना है, क्योंकि बीजेपी ये मान रही है कि 3 मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहे हैं, मैं अकेला यहाँ पे उनको टक्कर दे, लेकिन मतदाता समझ चुका है। आपने देखा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी कैंडिडेट श्याम सिंह यादव यहाँ जीते, जबकि मोदी लहर थी यहाँ पे बीजेपी चुनाव हार गई। तो यहाँ का मतदाता शिराज़े हिंद है जौनपुर, यहाँ के पढ़े लिखे लोग काबिल लोग हैं, अपना समझते हैं कि भविष्य किस पे है, किसको है। तो मतदाताओं में इस बार नहीं, मतदाता देखिए 2 तरीके से यहाँ पे आए। एक मतदाता वो थी कि वो बीजेपी को हराना है, कोई चुनाव लड़ रहा है तो उन्होंने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख किया। तो वहीं बीजेपी जो है अपनी सीट बचाने के लिए, अगर 2017 की बात की जाए तो यहाँ पे 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था और 3 समाजवादी पार्टी की, 1 बसपा थी। जो बसपा की सुषमा पटेल थी वो समाजवादी पार्टी में चली गई, उनको महिलाओं से चुनाव लड़ रही है। तो ओवरऑल देखा जाए कांटे की टक्कर है, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा से यहाँ पर जो राजनीति करती थी जातिगत समीकरण के आधार पर उसने टिकट दिए है, और यही वजह है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पे 3 जो प्रत्याशी थे, चाहे कांग्रेस के हो या बसपा के हो, समाजवादी, उन्होंने मुस्लिम को उतारा। लेकिन गिरीश चंद्र यादव एक कार्यकर्ता राज्य मंत्री थे, पहली बार वो चुनाव जीते और योगी सरकार में मंत्री थे, तो उनको फायदा मिला है। इससे कार्यकर्ताओं को उत्साह भी है, लड़ाई बड़ी दिलचस्प बन चुकी है। जी चलिए, जौनपुर से हसनैन कमर हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम अपडेट्स दे रहे थे। शुक्रिया हसनैन आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उन्होंने वोटिंग परसेंटेज भी बताया है कि 3 बजे तक जौनपुर में जो वोटिंग ट्रेंड है वो 47.19% तक का हो चुका है, यानी कि अभी शाम 6 बजे तक, क्योंकि समय है, 60% से ज्यादा की वोटिंग यहाँ पर होगी। इसके अलावा हमारे साथ मऊ से प्रदीप सिंह भी जुड़े हुए थे। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। लोगों से बातचीत आपने की, वो तमाम आंकड़े हम तक पहुंचाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस से निमेश राय हमारे साथ बने हुए हैं। निमेश का मैं दोबारा रुख करूंगी। आपको बता दूं कि आज 7वें और अंतिम चरण के लिए यूपी में मतदान जारी है और 1 बजे तक का ज्यादातर जो सेंटर्स हैं उनका वोटिंग ट्रेंड आया हुआ है। हालांकि 3 बजे का ज्यादा वक्त अब बीत चुका है, तो वोटिंग परसेंटेज जो है हमें इलेक्शन कमीशन के उस आंकड़े का इंतजार करना होगा कि एग्जैक्टली 3 बजे के बाद के आंकड़े क्या कहते हैं, लेकिन एवरेज वोटिंग इसे कहा जा सकता है। मसलन अगर वाराणसी की बात की जाए तो 35 के आसपास का वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर है, 33.62 है दोपहर 1 बजे तक का, और क्योंकि अब 3 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। मिर्जापुर का रुख कर लेते हैं, मनीष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, मिर्जापुर में क्या कुछ वोटिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है? लोग किस तरीके से वोट कास्ट कर रहे हैं और किस आधार पर? विकास के काम या फिर जो लोकल मुद्दे हैं उनके जहन में दरअसल हावी क्या है जब वो अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल प्रीति, मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ पे 5 विधानसभा सीट है और जिसपे 19 लाख मतदाता है यहाँ पे। और देखा जाए तो यहाँ पे 1 बजे तक 38 पॉइंट के
कुछ समथिंग मतदान प्रतिशत हुआ था, जबकि 3 बजने वाले हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना है, क्योंकि सुबह थोड़ा स्लो थी वोटिंग यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे करके वोटिंग प्रतिशत जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही रहा। रही बात यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं, तो यहाँ पे ये देखने को मिला, जाति धर्म की बात तो सामने नहीं आई। यहाँ पे लोग, महिला वर्ग जो था वो अपनी सुरक्षा को लेकर वोटिंग कर रहा था कि महिलाओं को सुरक्षा कहाँ पे, संरक्षण कहाँ पे मिलेगा, या जो बेरोजगार युवक थे वो बेरोजगारी को लेके वोटिंग कर रहे थे, किसान अपनी समस्याओं को लेके वोटिंग कर रहे थे, आम व्यापारी वर्ग वो सुरक्षित कैसे है, क्या उसको आगे भविष्य होगा उसके व्यापार का, उसको लेके वोटिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे कुल मिला के महंगाई, बेरोजगारी और सुरक्षा व्यवस्था पे ही वोटिंग हो रही थी। जमीनी स्थानीय मुद्दों पे उतना नहीं था कि विकास मनीष, इन लोगों का क्या कहना है? जो 5 साल में सरकार ने काम किए उससे ये लोग आश्वस्त दिखाई देते हैं, या फिर विपक्ष क्योंकि इन्हीं तमाम पैरामीटर्स को गिनाता आ रहा है? मसलन महिलाओं के खिलाफ जो आपराधिक मामले आए उसको पुरजोर तरीके से गिनाया गया। ये बात अलग है कि बीजेपी ने ये दावा किया कि जब से बीजेपी की सरकार प्रदेश में आई, महिलाएं रात के 12 बजे भी घर से बाहर सुरक्षित तरीके से निकलती हैं और खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। ये बात अलग है कि विपक्ष कुछ घटनाओं का जिक्र करके सरकार पर सवाल खड़े करता रहा। रोजगार को लेकर के भी सरकार से सवाल किए गए, तो वहां पर आत्मनिर्भर भारत और अपने खुद के कारोबार को किस तरीके से, स्वरोजगार कैसे शुरू किया जाए, उसका हवाला दिया गया कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे विषय, काउंटर और दोनों तरफ से एलिगेशंस जो थे वो हमने देखे। जनता का क्या कहना है, काम हुए या नहीं हुए? देखिए, बिल्कुल जनता का तो मानना है विकास जिस स्तर से होना चाहिए उतना तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी विकास तो हुआ। लेकिन जो इनकी मेन समस्या है, यहाँ पे मुख्य समस्याएं जो सामने निकल के आई हैं, वो महंगाई से लोग काफी परेशान दिखे। रही बात ये महिलाओं की सुरक्षा की बात, तो बीजेपी गवर्नमेंट में महिलाएं या लड़कियां अपने को सालों साल चलने की गारंटी चाहिए तो सिर्फ स्प्लाइस प्लाई लगवाइए। तो सिर्फ स्प्लाइस प्लाई लगाओ। स्प्लाइस प्लाई, सालों साल इंटीरियर का इंश्योरेंस पाओ। शादी पे सजना संवरना तो लगा ही रहता है, पर मौके पर 4 चांद लगाने के लिए मेरे पास है ऐश ब्रा का ब्यूटीफुल कलेक्शन। काफी उत्साह देखने को यहाँ पे मिल रहा है। चलिए सोनभद्र का रुख कर लेते हैं। शांतनु विश्वास हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ अपडेट है सोनपुर से, क्योंकि वहां पर सोनभद्र में तो कहा जा रहा है कि शाम 4 बजे के बाद, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका ये माना जाता है, यहाँ पर वोटिंग भी बंद हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल आखिरी चरण का मतदान यहाँ पर जारी है। क्या कुछ ट्रेंड देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं बता दूं कि सोनभद्र में अब से 1 घंटे बाद जो यहाँ पे 2 विधानसभा का वोटिंग जो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि नक्सल प्रभावित होने की वजह से रावरगंज और दुद्दी 2 ऐसे विधानसभा हैं जहाँ 4 बजे तक का वोटिंग यहाँ पे होना है, और 2 विधानसभा जो ओबरा और घोरावल है वहाँ पे 6 बजे तक होना है। कुल मिलाकर सुबह से जो लहर देखने को मिली थी, जो है जनता का जो उत्साह था, वे धीरे धीरे अब क्षमता नजर आ रहा है। बूथ पे एकदम बिल्कुल खाली हो चुके हैं, कोई भी भीड़ वहाँ पे नहीं है, इक्का दुक्का लोग जो वहाँ पे पहुंच रहे हैं। यदि मैं मुद्दे की बात कर लूं तो मुद्दे में यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा उभर के आ रहा है वो है यहाँ पे बेरोजगारी और महंगाई को लेकर लोग जो है परेशान है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा एक और सामने आया, जैसे लोगों से हम लोगों ने बात किया तो लोगों का ये कहना है कि जनप्रतिनिधि जो है जीतने के बाद वे गायब रहते हैं। आखिर उनकी समस्या कौन पटल पे रखेगा, कौन सुनेगा? जिस तरीके से कोविड काल में तमाम जो है यहाँ पे परेशानियां लोगों ने झेली है और वे सेल्फ उन्होंने झेला है। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई भी नेता और स्थानीय नेता हो, वे घर में दुबके रहे। मैंने यहाँ पे किसी को जो है किसी से कोई मतलब नहीं था, किसी ने कोई मदद नहीं की। तो इसको लेकर भी लोगों ने एक ट्रायल देखा है कि किस तरह से जो परेशानी जब आती है तो कोई नेता वहां पे खड़े नहीं होते हैं और जीतने के बाद वे सीधे लखनऊ की तरफ रुख कर जाते हैं। उनका कोई सरोकार जनता से नहीं रहता है। यहाँ पे मैं बता दूं कि सोनभद्र में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल इलाके हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जिसके यहाँ पे रोजगार के लिए लोगों को मुंबई, गुजरात और तमाम अहमदाबाद बड़े बड़े शहरों में जो यहाँ पे जाना पड़ता है, जहाँ पे वे लोग जो है वहाँ शोषण के शिकार भी होते हैं और तमाम लोगों की उसके बाद वहाँ पे मौत भी हो जाती है शोषण की वजह से। तो कुल मिलाकर जनता जो है नाराज है। अब जनता किस वजह से मतलब जो है क्या मुद्दा लेके मैंने वोट कर रही है, ये तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर जो जनता इस बार जो है
परिवर्तन की लहर जो आ रहा था सामने, कुछ ना कुछ परिवर्तन। आप परिवर्तन का जिक्र कर रहे हैं, विपक्ष की अगर बात की जाए खास करके कांग्रेस पार्टी की, तो हमने देखा था कि एक प्रकरण को लेकर के खुद प्रियंका गांधी वाड्रा वहां जाकर के कैंप कर देती हैं और आदिवासी जो प्रभावित था, हिंसा प्रभावित बेल्ट थी, वहां जाकर के उन्होंने उस मुद्दे को न सिर्फ उठाया बल्कि उस व्यक्ति को ही टिकट दे दिया जिसने इस पूरी घटनाक्रम को उजागर किया था। क्या कुछ फीडबैक उनको लेकर के मिल रहा है और प्रतिक्रियाएं अगर आपने जनता से ली हूं तो उनका क्या कुछ कहना है कि क्या ये तमाम मुद्दे भी कोई फैक्टर थे इन चुनावों में? देखिए, उभा का कांड जो निस्संदेह जो है बड़ी घटना थी, जो है वे पूरे देश लेवल की जो बड़ी घटना थी। प्रियंका गांधी ने उसको बखूबी उस चीज को उठाया भी था और वहीं के एक युवा को जो उन्होंने अध्यक्ष बनाया, बाद में जिसको प्रत्याशी के तौर पर ओबरा विधानसभा से वे अजय टिकट देकर उसको चुनाव भी लड़वा रही। लेकिन ये चूंकि 2 साल का कार्यकाल बीत चुका है तो लोग उस चीज को भूल चुके हैं। उस चीज को प्रियंका गांधी जब अपने दौरे के समय उसको याद भी दिलाया कि हमने किस तरह से उभा कांड को उठाया था, उसके बाद सरकार एक्शन में आई थी। लेकिन वहां पे मैं बता दूं कि घोरावल विधानसभा जहाँ की ये घटना है, वहां पे रामराज गौड़ जो ये प्रत्याशी है इनके कांग्रेस के जो ओबरा विधानसभा से लड़ रहे हैं, उनको जो वहां से न देके ओबरा विधानसभा से दिया था, जबकि उनका घोरावल विधानसभा ये आता है रामराज गौड़ का। तो वहां पे रानी जो राज परिवार से जो उनकी बहू है वे वहां से चुनाव लड़ रही है। निस्संदेह उनका जो ग्राफ है, चूंकि वे विडो भी है, पढ़ी लिखी भी है और कुछ फैमिली प्रॉब्लम से भी चल रहा है, उसकी वजह से उनको सिंपैथी मिल रहा है, तो उनका ग्राफ निश्चित तौर पे जो कांग्रेस का बढ़ेगा, निश्चित तौर पे बढ़ेगा। अब प्रियंका गांधी का चूंकि वहां पे रोड शो का कार्यक्रम लग रहा था लेकिन किन्हीं कारणों से वहां पे नहीं लगा, उनका कार्यक्रम जो ओबरा में लगा, तो जो यदि प्रियंका गांधी का कार्यक्रम यदि घोरावल में लगता तो वे ग्राफ निश्चित तौर पर उसको कन्वर्ट कर सकते थे। लोगों को ये भी चर्चा में है कि प्रियंका गांधी वहां पे जो कांग्रेस है, कांग्रेस घोरावल में अच्छा लड़ रही है बावजूद इसके जो ओबरा के। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका शांतनु। और मिर्जापुर से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए थे। मनीष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आजमगढ़ में एसपी ने बड़ा आरोप लगाया है। आजमगढ़ की 351 लालगंज विधानसभा के बूथ नंबर 185 पर कर्मचारी वोटरों को वोट देने से रोक रहे हैं, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। चुनाव आयोग इस मामले में संज्ञान ले, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से अपील की गई है। तो ये बड़ा आरोप लगाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। आजमगढ़ की 351 नंबर लालगंज विधानसभा के बूथ नंबर 185 पर वोटरों को वोट डालने से रोका जा रहा है। दीपक डिटेल्स के साथ में हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट्स हैं इस बूथ को लेकर के और चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई अभी तक? देखिए, जैसे ये सूचना संज्ञान में आई और तमाम अधिकारी जो वरिष्ठ जिले के अधिकारी है वो मौके पर पहुंचकर सत्ता को जानने का प्रयास किया। हालांकि इस तरह का मामला कुछ संज्ञान में नहीं आया है, जबकि इसी तरह का एक मामला अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में भी है जहां पे ये कहा गया कि सपा प्रत्याशी द्वारा बूथ के अंदर जाकर लोगों को वोट के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो ये आरोप प्रत्यारोप चुनाव के दौर में जो चलता है वो है, लेकिन अभी जो स्थिति है वो सामान्य ढंग से यहाँ मतदान चल रहा है और 3 बजे तक 42.28% मतदान हो चुका है। चलिए, तमाम अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए चलते रहिए समय के साथ सहारा फिलहाल। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। चर्म रोगों पर पड़े भारी सालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। सालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, पीडीओ। सालिम लोशन। हम पढ़े तो हिंदुस्तान बढ़े, तो फिर सम्मान बढ़े। खुली आंखों से एक सपना देखा था कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हर बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा का जरिया मिले। हिंदुस्तान बढ़े तो फिर सम्मान बढ़े। इस खूबसूरत सपने को हकीकत में लाने के लिए सारा इंडिया परिवार एडेन गुरु के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में उत्तम शिक्षा पहुंचाने का संकल्प ले रहा है। एडेन गुरु जल्द आ रहा है सिर्फ सहारा न्यूज नेटवर्क पर। हमसे संपर्क करने के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800 891
2868 या लॉग इन करें www.edenguru.com। एडन गुरु भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एजुकेशनल यूनिवर्सिटी। हिंदुस्तान बढ़े। हेडलाइन के सह प्रायोजक है जालिम लोशन, दांत खाज खुजली से तुरंत आराम। जालिम लोशन। यूपी में आज आखिरी दौर का मतदान, 9 जिलों की 54 सीटों पर कड़ी सुरक्षा में वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक करीब 36% वोटिंग। यूपी के महासंग्राम में आखिरी चरण का मुकाबला, सीएम योगी के 7 मंत्रियों समेत कई दिग्गजों के साथ दांव पर। पीएम मोदी के संसदीय सीट पर सबकी नजर। पंजाब में सियासी हलचल तेज, दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मिले कैप्टन अमरिंदर, कहा पंजाब पर हुई चर्चा। रूस का कीव शहर समेत 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान, पीएम मोदी ने की यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से 35 मिनट तक बात, भारतीयों की वतन वापसी के लिए दिया धन्यवाद। अमेरिकी मीडिया का दावा, यूएस और नाटो ने यूक्रेन को मुहैया कराए 17,000 से ज्यादा एंटी टैंक हथियार। और रूस और यूक्रेन में फिर होगी बातचीत, कच्चे तेल के उबाल से 1700 अंक तक गिरा सेंसेक्स, दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी असर। सहारा प्रणाम, आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए वोटिंग जारी है। आखिरी चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान हो रहा है। बात करें मतदान की तो दोपहर 1 बजे तक करीब 35.51% मतदान हुआ है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं और मतदाताओं में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। चंदौली में 1 बजे तक तकरीबन 38.43% मतदान हो चुका है। मऊ में 37.02, जबकि गाजीपुर में 33.71% मतदान हुआ है। आजमगढ़ में 34.63, भदोही में 35.59, जौनपुर में 35.81, मिर्जापुर में 38.10%, सोनभद्र में 35.87% और वाराणसी में 33.62% मतदान हो चुका है। आपको बता दें कि 9 में से 7 जिलों की सभी सीटों पर मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा, जबकि नक्सल प्रभावित सोनभद्र और रॉबर्ट्सगंज के अलावा चंदौली के चकिया में शाम 4 बजे तक मतदान होगा। जिन जिलों में आज मतदान हो रहा है इसमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र शामिल हैं। इस चरण में कुल 613 उम्मीदवार राज्य के 54 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो ये आप दोपहर 1 बजे तक का मत प्रतिशत देख रहे हैं। 3 बज चुके हैं और 3 बजे के आंकड़ों का हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि इसे एवरेज वोटिंग कहा जाएगा, लेकिन खबर यही आ रही है कि ज्यादातर मतदान केंद्रों पर कतारें अभी भी लगी हुई हैं। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथों का रुख कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का कहना है कि यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी के खाते में पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटें आने वाली हैं। बहुत ही शानदार बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भाजपा की सरकार 10 मार्च को बनने जा रही है। हमारी अफजल अंसारी जी से बात हुई और बाकी जो विपक्ष है उनका सीधे सीधे कहना है कि ये जो राउंड है वो बीजेपी के लिए काफी डेंट करेगा। आप क्या कहना चाहेंगे इसके?
बीजेपी इस 7वें राउंड में 53 सीटों में 2017 में 38 सीटों पर थी। बीजेपी एंड एलाइज पार्टनर। मैं अफजाल और ऐसे जाति सांप्रदायिक राजनीति करने वालों को, माफियागर्दी की राजनीति करने वालों को बताना चाहता हूं, बीजेपी 40 से एबव जाएगी इन 53 सीटों में। तो दावा यह है कि बीजेपी फिर से बहुमत के साथ वापसी कर रही है। हमारे साथ संवाददाता तमाम जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जौनपुर से हसनैन कमर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बनारस से निमेश रॉय, मऊ से प्रदीप सिंह। सबसे पहले बनारस का मैं रुख कर लेती हूँ निमेश, क्योंकि सबसे ज्यादा निगाहें भी लोगों की, खास करके क्योंकि पीएम का ये गढ़ है, बनारस को लेकर के लगी हुई है। बनारस की तस्वीर किस तरह की देखने को मिल रही है इन चुनावों को लेकर के, और मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह? देखिए, पहले मतदाताओं के उत्साह की बात कर लेते हैं। और मतदाताओं के उत्साह को अगर आप इस शहर में एक राउंड लगा के आइए, देहाती इलाकों में भी जाइए, तो एक उत्सव का, पर्व का माहौल दिख रहा है। आमतौर पर जिस तरह से तीज त्योहारों में दिखता है, लोग नए नए कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहन करके मतदान स्थलों पे जा रहे हैं, और एक चेयरफुल फेस भी समाज का देखने को मिल रहा है। शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है, कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। एक आध दो जगहों पे ट्रेनिंग की कमी की वजह से ईवीएम मशीन ऑपरेटिंग में दिक्कत आई, वहां मतदान थोड़ा देर में शुरू हुआ, लेकिन कुल मिला के मतदान शांतिपूर्ण और ठीक ठाक चल रहा है। एवरेज भी अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया नहीं तो बहुत खराब भी नहीं है। 3 बजने को आए हैं और 1 बजे तक का जो आंकड़ा है, लगभग 35-36% वोट जो है पूरे पूर्वांचल में 9 जिलों में 54 सीटों की अगर बात करें। और एक थोड़ा सा अंतर जरूर है कि रूरल जो इलाके हैं या सी क्लास जो सिटीज हैं, उनकी बात अगर करें और अर्बन इलाकों की बात करें, तो अर्बन इलाकों में पोलिंग परसेंटेज 5 से 7%, ग्रामीण इलाकों की पोलिंग से कम है। अब इसका आकलन अपने अपने ढंग से लोग कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि पूर्वांचल में बीजेपी को पूरा दोबारा अपनी साख जो 17 वाली थी उसको स्थापित करने की चुनौती है, और विपक्ष को भी कुछ बड़ा और कुछ नया करने की कोशिश में विपक्ष लगा हुआ है। प्रीति, यहाँ पे निमेश, जैसा कि आपने कहा कि 35 के आसपास इसको हम एवरेज वोटिंग मान सकते हैं, लेकिन बनारस में तो तमाम दिग्गजों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया था। जिस तरीके से आखिर के दिनों में हमने देखा, पीएम तक ने वहां पर 2 दिन कैंप किया और बहुत सारी इंटरेस्टिंग तस्वीरें सामने आई थी। प्रियंका गांधी वाड्रा भी बनारस पहुंचती हैं तो वहां पर पूजा पाठ करती दिखाई देती हैं राहुल गांधी के साथ में। अखिलेश यादव भी अपना पूरा दमखम लगाए हुए थे। बावजूद इसके वोटर्स अगर कम संख्या में निकलते हैं या सिर्फ एवरेज ही वोटिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो इसके पीछे की वजह क्या? वोटर्स को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं, या किसी बदलाव की बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं, या फिर विपक्ष उस तरीके से उन मुद्दों को नहीं उठा पाया जिन मुद्दों को उठाने की जरूरत थी, लिहाजा सबको लगता है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए, हमारे एक वोट से फर्क क्या पड़ता है? निमेश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे समझना चाहती हूं कि एवरेज वोटिंग ट्रेंड को किस तरीके से देखा जाए, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, या फिर लोगों को लगता है कि हमारे एक वोट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, सरकार तो वापस बीजेपी की ही आनी है और विपक्ष उतनी धारदार तरीके से असर नहीं दिखा पाया? निमेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। ये उदासीनता है वोटरों की, और खास तौर पे जो इलीट क्लास वोटर है, पढ़ा लिखा और पैसे वाला वोटर है, उसकी उदासीनता थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। लेकिन अभी ये जल्दीबाजी होगी कहना, क्योंकि अभी आधा दिन ही बीता है, अभी 3 घंटे का समय बाकी है, और 3 घंटे में उम्मीद की जा रही है कि मतदान और भी तेज होगा, उसके बाद असली तस्वीर आएगी। लेकिन अभी तक के जो आंकड़े हैं, और खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में जो मतदान प्रतिशत में कमी है, अंतर है, वो अपने आप में स्पेकुलेशन के लिए काफी है कि आप स्पेकुलेट कर सकते हैं कि क्या ट्रेंड रह रहा है, ग्रामीण इलाकों में क्या सोच चल रही है और शहरी इलाकों में क्या सोच रही है। शहरी इलाकों में ये ट्रेंड जो है, जो पोलिंग का है, वो अर्बन जो वोटर्स हैं या इलीट क्लास वोटर जिनको कहिए आप, वो थोड़ा कम निकल रहे हैं या फिर वो उदासीन हैं। और वो उनकी उदासीनता किसके खिलाफ है, किसके खिलाफ जा रही है, इसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। प्रीति, चलिए बनारस के बाद मऊ का रुख कर लेते हैं। प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, मऊ में कहा यह जा रहा था कि विपक्ष ज्यादा असरदार तरीके से अपनी रैलियां कर रहा था और वोट अपील करने के लिए लोगों के बीच किया गया,
अगर वोटिंग ट्रेंड की बात की जाए तो वो वहां पर किस तरीके का है, और जनता जब वोट कास्ट करने जा रही है तो क्या कुछ चीजें उसकी जहन में है जिसके आधार पर वो वोट डाल रहे हैं? आपकी कुछ लोगों से बातचीत हुई होगी, क्या कुछ कहना है इन लोगों का? जी, सबसे अहम बात यह है कि मऊ में 4 विधानसभाएं हैं, जिसमें 3 महत्वपूर्ण विधानसभाएं हैं। हॉट सीट 3 है यहाँ पे। एक पहला विधानसभा मऊ सदर विधानसभा है, जहाँ 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी, बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतार दिए हैं और वो अपने बेटे के सिर पर सियासत अब करने की तैयारी कर लिए हैं। लिहाजा आज मतदान उनके नाम पर हो रहा है। अपने बेटे को वोट दिलाने की जुगत जो है जेल से ही बैठकर कर रहे हैं और उनके विरुद्ध जो है भाजपा के प्रत्याशी अशोक सिंह जो है उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को मऊ सदर में मुख्तार अंसारी के खिलाफ उतारा है चुनाव मैदान में, और तीनों के बीच कड़ी टक्कर चल रही है इस समय। मौजूदा समय में फिर दूसरी विधानसभा देखी जाए तो मधुबन है। मधुबन विधानसभा में बिहार प्रांत के राज्यपाल फागू चौहान के बेटे रामविलास चौहान भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में हैं। यहाँ पर जो है बसपा के नीलम कुशवाहा मौजूदा समय में कड़ी टक्कर दे रही हैं। इसके अलावा अगर सबसे अहम सीट देखी जाए घोसी विधानसभा सीट, यहाँ पर सूबे में कैबिनेट मंत्री रहे दारा सिंह चौहान जो भाजपा छोड़ के सपा में आ गए और सपा और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं और इनसे भाजपा के प्रत्याशी विजय राजभर जो पूर्व विधायक हैं, निवर्तमान विधायक हैं, वह काफी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दूसरी चीज में देखा जाए तो इन तीनों जगहों पर जो है इस समय आमने सामने टक्कर चल रही है। मतदाताओं का क्या रुझान है, मतदाता किस मुद्दे पर बात दे रहे हैं? हमारे साथ पूर्व चेयरमैन नगर पालिका परिषद मऊ अरशद जमाल जी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे हम बात करते हैं किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। देखिए, मुद्दे तो बहुत है। जो सरकार है, सरकार की 5 साल की नाकामी है। सरकार ने कोई ऐसा मुद्दे पे काम नहीं किया है, तो इसलिए जनता में, लोगों में नाराजगी है और उसी नाराजगी का असर ये है कि लोग बीजेपी के खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं। अब बाहुबली विधायक 5 साल से है, क्या कोई परिवर्तन की आस इस बार होगी या क्या होगा? अब इस बार तो मुख्तार अंसारी तो चुनाव लड़ नहीं रहे, इस बार तो उनके लड़के चुनाव लड़ रहे हैं। इनको 5 साल का तो काफी तो नया है, नौजवान लड़का है। इनके द्वारा कराए गए, विधायक जी के द्वारा जो जेल में बंद है, इनके द्वारा कराए गए विकास से कितना सहमत आप हैं? देखिए, उनके द्वारा तो कोई 5 साल में कोई बहुत विकास नहीं कराएगा, ये बात सही है, क्योंकि वो तो जेल ही में रहे तो कहाँ से विकास कराएंगे। लेकिन उनका लड़का नौजवान है, तो हम लोग ये आशा करते हैं कि नौजवान खून है, कुछ न कुछ काम जरूर करेंगे। ये मतलब कौन कौन से विकास के कार्य यहाँ पे रुके पड़े हुए हैं जिनको जो है आप देखना चाहते हैं कि यहाँ वो पूरे हो सके? देखिए, सबसे जो ज्यादा जरूरी काम है कि ये बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने फ्लैट रेट का पासबुक बनाया था। कम रेट पर बुनकरों से बिजली की बिल ली जाती थी, मगर जैसे ही बीजेपी की सरकार आई उन्होंने फ्लैट रेट का पासबुक खत्म कर दिया, जिससे यहाँ का बुनकर बेहद परेशान है, वो बहुत कर्जदार हो चुका है और आने वाले दिनों में बुनकरों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। इसी नाराजगी में बुनकर वोटिंग कर रहा है बीजेपी के खिलाफ। ये तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के हैं और युवाओं से हम बात करते हैं। यहाँ पर युवा वर्ग भी हमारे साथ है। आप किन मुद्दों पर वोट देना चाहते हैं? विकास के मुद्दों पर वोट देना चाहते हैं। क्या अब तक जो विकास हुए अंसारी ने जो काम किया है वो लोगों की नजर में नहीं है, मगर जो उन्होंने काम किया है वो ठीक ही काम किया है। बाकी उनके बेटे लड़ रहे हैं यहाँ सिलेक्शन, आने वाले वक्त में वो भी काम करेंगे और उन्हें वोट किया है और सपा की सरकार चाहते हैं। बाकी बुनकर जो हैं, यहाँ लोग जो है मुख्तार अंसारी के विकास कार्य को भी गिना रहे हैं। हालांकि हमारे पूर्व चेयरमैन साहब ने कहा कि जितना होना चाहिए था विकास उतना नहीं हुआ है। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी जो है चुनाव में जो भी विधायक बनेगा वो मऊ की विकास को पूरा करेगा। चलिए, हसनैन कमर का रुख कर लेते हैं, जौनपुर से वो हमारे साथ बने हुए हैं। हसनैन, जौनपुर में किस तरह का वोटिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है? 3 बजे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, पोलिंग बूथों पर किस तरह की तस्वीर? यहाँ पे जो मतदाता है वो काफी उत्साहित है और जिले की 9 विधानसभा सीटें यहाँ पर है और यहाँ पर देखा जाए तो धर्मजय सिंह जो है यहाँ पे अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगाए मंडी में, उनको टक्कर दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के लती यादव। टोटल अभी तक अब जो बात हुई है 3 बजे जो हम लोग को आंकड़े मिले हैं 47.1% वोट पड़ चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं मतदाताओं को उत्साह दिखाता है और हमें उम्मीद है कि जब शाम
क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। चर्म रोगों पर पड़े भारी जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, टीडीओस। जालिम लोशन। समाजवादी पार्टी के बीच लड़ाई होती हुई दिख रही है। मतदाता जो है वो कोई बीजेपी को हराने के लिए वोट कर रहा है, तो बीजेपी अपनी सीट बचाने के लिए वोट कर रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो 9 में से जो लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी होती हुई नजर आ रही है। और मतदाताओं में जिस तरीके से उत्साह देखने को मिला वो काफी काबिले तारीफ है। और सुबह से ही जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, लोगों की लाइनों हमको देखने को मिली। महिला मतदाताओं में काफी जागरूकता थी, वो अपना वोट देने के लिए लंबी लंबी कतारें में बहुत देर तक खड़ी रही और उसके बाद उन्होंने वोट दिया। एक उत्साह उनके चेहरे, जो पहली बार वोट दे रहे थे उनके अंदर भी काफी उत्साह दिखा गया। ये लोकतंत्र की हमारी सबसे बड़ी जीत है। और इस महापर्व में जिस तरीके से लोगों ने मतदान किया है, कहीं ना कहीं नई सरकार बनाने के लिए जो भी सरकार आएगी, चाहे भाजपा की आए या सपा की आए या किसी का आए, सबको ये उम्मीद है कि हमारे जौनपुर का, हमारे प्रदेश का विकास जरूर होगा। यहाँ पर हसनैन, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। जैसा कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट नदीम जावेद का आपने जिक्र किया या फिर अरशद खान साहब का जिक्र किया जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, इन दोनों ही पार्टियों ने अपनी तरफ से कैंडिडेट जो उतारा यहाँ पर मैदान में वो मुस्लिम चेहरे को आइडेंटिफाई किया। जाहिर तौर पर जौनपुर में मुस्लिम बहुल इलाका भी बहुत ज्यादा है और उसको देखते हुए ही इन चेहरों को अंकित किया गया। लेकिन बीजेपी की तरफ से हिंदू फेस को उतारा गया। ऐसा नहीं है कि एक खास सेक्ट की ही जनता के बीच में से जिन लोगों को चुना गया वोट बढ़ गए और इसी वजह से बीजेपी को उसका फायदा होता दिख रहा है। क्या कुछ कहना है लोगों का? विकास के कार्य हुए हैं क्या? जो इससे पहले जो विधायक थे उनका अब तक का क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड कहता है और उसके आधार पर जनता जब वोट डालने आई है तो क्या कुछ उनके जहन में रहा? देखिए, 2012 में जब नया परसीमन आया तो जौनपुर सदर की जो सीट है वो एकदम बदल सी गई। देखा जाए तो यहाँ पर 2012 में 95% इस समय मुस्लिम मतदाता इस सीट पर हैं, तो वहीं 50,000 जो है तकरीबन यादव मतदाता है। इसीलिए समाजवादी पार्टी इसको अपना मानती थी, लेकिन इस मिथक को तोड़ा भाजपा ने। यहाँ पर आप देखें 3 दशक से अगर बात की जाए तो कोई दोबारा विधायक नहीं चुना गया, ये भी एक इतिहास है। हर 5 साल पे नया विधायक चुना जाता है। तो बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा मिथक तोड़ना है, क्योंकि बीजेपी ये मान रही है कि 3 मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहे हैं, मैं अकेला यहाँ पे उनको टक्कर दे, लेकिन मतदाता समझ चुका है। आपने देखा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी कैंडिडेट श्याम सिंह यादव यहाँ जीते, जबकि मोदी लहर थी यहाँ पे बीजेपी चुनाव हार गई। तो यहाँ का मतदाता शिराजे हिंद जौनपुर, यहाँ के पढ़े लिखे लोग काबिल लोग हैं, अपना समझते हैं कि भविष्य किस पे है, किसको है। तो मतदाताओं में इस बार नहीं, मतदाता देखिए 2 तरीके से यहाँ पे आए। एक मतदाता वो थे कि वो बीजेपी को हराना है, कोई चुनाव लड़ रहा है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख किया। तो वहीं बीजेपी जो है अपनी सीट बचाने के लिए, अगर 2017 की बात की जाए तो यहाँ पे 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था और 3 समाजवादी पार्टी की, एक बसपा थी। जो बसपा की सुषमा पटेल थी वो समाजवादी पार्टी से, लेकिन उनको महिलाओं से चुनाव लड़ रही है। तो ओवरऑल देखा जाए कांटे की टक्कर है, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा से यहाँ पर जो राजनीति करती थी जातिगत समीकरण के आधार पर उसने टिकट दिए है। और यही वजह है कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पे 3 जो प्रत्याशी थे, चाहे कांग्रेस के या बसपा के, समाजवादी, उन्होंने मुस्लिम को उतारा। लेकिन गिरीश चंद्र यादव एक कार्यकर्ता राज्य मंत्री थे, पहली बार वो चुनाव जीते और योगी सरकार में मंत्री थे, तो उनको फायदा मिला है। इसमें कार्यकर्ताओं को उत्साह भी है, लड़ाई बड़ी दिलचस्प बन चुकी है। जी चलिए, जौनपुर से हसनैन कमर हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम अपडेट्स दे रहे थे। शुक्रिया हसनैन आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उन्होंने वोटिंग परसेंटेज भी बताया है कि 3 बजे तक जौनपुर में जो वोटिंग ट्रेंड है वो 47.19% तक का हो चुका है, यानी कि अभी शाम 6 बजे तक, क्योंकि समय है, 60% से ज्यादा की वोटिंग यहां पर होगी। इसके अलावा हमारे साथ मऊ से प्रदीप सिंह भी जुड़े हुए थे। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। लोगों से बातचीत आपने की, वो तमाम आंकड़े हम तक पहुंचाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस से निमेश राय हमारे साथ बने हुए हैं। निमेश का मैं दोबारा रुख करूंगी। आपको बता दूं कि आज 7वें और अंतिम चरण के लिए यूपी में मतदान जारी है और 1 बजे तक का ज्यादातर जो सेंटर्स हैं उनका वोटिंग ट्रेंड आया हुआ है। हालांकि 3 बजे का ज्यादा वक्त अब बीत चुका है, तो वोटिंग परसेंटेज जो है, हमें इलेक्शन कमीशन के उस आंकड़े का इंतजार करना होगा कि एग्जैक्टली 3 बजे के बाद के आंकड़े क्या कहते हैं, लेकिन एवरेज वोटिंग इसे कहा जा सकता है। मसलन अगर वाराणसी की बात की जाए तो 35 के आसपास का वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर है, 33.62 है दोपहर 1 बजे तक का। और क्योंकि अब 3 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मिर्जापुर का रुख कर लेते हैं। मनीष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, मिर्जापुर में क्या कुछ वोटिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है? लोग किस तरीके से वोट कास्ट कर रहे हैं और किस आधार पर? विकास के काम या फिर जो लोकल मुद्दे हैं
उनके जहन में दरअसल हावी क्या है जब वो अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ब्रिटिश मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ पे 5 विधानसभा सीट है और जिसपे 19 लाख मतदाता है यहाँ पे। और देखा जाए तो यहाँ पे 1 बजे तक 38 पॉइंट के कुछ समथिंग मतदान प्रतिशत हुआ था, जबकि 3 बजने वाले हैं। हो मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना है क्योंकि सुबह थोड़ा स्लो थी वोटिंग यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे करके वोटिंग प्रतिशत जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही रहा। रही बात यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं, तो यहाँ पे ये देखने को मिला, जाति धर्म की बात तो सामने नहीं आई। यहाँ पे लोग महिला वर्ग जो था वो अपनी सुरक्षा को लेकर वोटिंग कर रहा था कि महिलाओं को सुरक्षा और कहाँ पे संरक्षण कहाँ पे है मिलेगा, या जो बेरोजगार युवक थे वो बेरोजगारी को लेके वोटिंग कर रहे थे, किसान अपनी समस्याओं को लेके वोटिंग कर रहे थे, आम व्यापारी वर्ग वो सुरक्षित कैसे है, क्या उसको आगे भविष्य होगा उसके व्यापार का, उसको लेके वोटिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे कुल मिला के महंगाई, बेरोजगारी और सुरक्षा व्यवस्था पे ही वोटिंग हो रही थी। जमीनी स्थानीय मुद्दों पे उतना नहीं था कि विकास मनीष, लोगों का क्या कहना है जो 5 साल में सरकार ने काम किए उससे ये लोग आश्वस्त दिखाई देते हैं, या फिर विपक्ष क्योंकि इन्हीं तमाम पैरामीटर्स को गिनाता आ रहा है? मसलन महिलाओं के खिलाफ जो आपराधिक मामले आए उसको पुरजोर तरीके से गिनाया गया। ये बात अलग है कि बीजेपी ने ये दावा किया कि जब से बीजेपी की सरकार प्रदेश में आई, महिलाएं रात के 12 बजे भी घर से बाहर सुरक्षित तरीके से निकलती हैं और खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। ये बात अलग है कि विपक्ष कुछ घटनाओं का जिक्र करके सरकार पर सवाल खड़े करता रहा। रोजगार को लेकर के भी सरकार से सवाल किए गए, तो वहां पर आत्मनिर्भर भारत और अपने खुद के कारोबार को किस तरीके से स्वरोजगार कैसे शुरू किया जाए उसका हवाला दिया गया कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे विषय, काउंटर और दोनों तरफ से एलिगेशंस जो थे वो हमने देखे। जनता का क्या कहना है, काम हुए या नहीं हुए? देखिए बिल्कुल, जनता का तो मानना है विकास जिस स्तर से होना चाहिए उतना तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी विकास तो हुआ। लेकिन जो इनकी मेन समस्या है, यहाँ पे मुख्य समस्याएं जो सामने निकल के आई हैं, वो महंगाई से लोग काफी परेशान दिखे। रही बात ये महिलाओं की सुरक्षा की बात, तो बीजेपी गवर्नमेंट में महिलाएं या लड़कियां अपने को सुरक्षित महसूस कर रही, क्योंकि इसमें क्राइम का ग्राफ उस स्तर से नहीं देखने को मिला जिस स्तर से पहले की सरकारों में हुआ करता था। और दूसरा, बेरोजगार नाराज थे क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये किसी पक्ष या विपक्ष राजनीतिक दलों ने जो दिखाया है या जो उनके मन में डाला उसको नहीं, ये इनकी यहाँ की मेन मुख्य समस्या थी जिसको लेकर यहाँ पे वोट देते हुए लोग दिखाई दिए। बहरहाल उत्साह चाहे महिला वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो, दोनों वर्गों में काफी उत्साह देखने को यहाँ पे मिल रहा है। चलिए सोनभद्र का रुख कर लेते हैं। शांतनु विश्वास हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ अपडेट है सोनपुर से, क्योंकि वहां पर सोनभद्र में तो कहा जा रहा है कि शाम 4 बजे के बाद क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका ये माना जाता है, यहाँ पर वोटिंग भी बंद हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल आखिरी चरण का मतदान यहाँ पर जारी है। क्या कुछ ट्रेंड देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं बता दूं कि सोनभद्र में अब से 1 घंटे बाद जो यहाँ पे 2 विधानसभा का वोटिंग जो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि नक्सल प्रभावित होने की वजह से रावर्जंग और दुद्दी 2 ऐसे विधानसभा हैं जहाँ 4 बजे तक का वोटिंग यहाँ पे होना है, और 2 विधानसभा जो ओबरा और घोरावल है वहाँ पे 6 बजे तक होना है। कुल मिलाकर सुबह से जो लहर देखने को मिली थी, जो है जनता का जो उत्साह था, वो धीरे धीरे अब क्षमता नजर आ रहा है। बूथ पे एकदम बिल्कुल खाली हो चुके हैं, कोई भी भीड़ वहाँ पे नहीं है, इक्का दुक्का लोग जो वहाँ पे पहुंच रहे हैं। यदि मैं मुद्दे की बात कर लूं तो मुद्दे में यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा उभर के आ रहा है वो है यहाँ पे बेरोजगारी और महंगाई को लेकर लोग जो है परेशान है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा एक और सामने आया, जैसे लोगों से हम लोगों ने बात किया तो लोगों का ये कहना है कि जनप्रतिनिधि जो है जीतने के बाद वे गायब रहते हैं। आखिर उनकी समस्या कौन पटल पे रखेगा, कौन सुनेगा? जिस तरीके से कोविड काल में तमाम जो है यहाँ पे परेशानियां लोगों ने झेली है और वे सेल्फ उन्होंने झेला है। कोई भी जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई भी नेता और स्थानीय नेता हो, वे घर में दुबके रहे, मैंने यहाँ पे किसी को जो है किसी से कोई मतलब नहीं था, किसी ने कोई मदद नहीं की। तो इसको लेकर भी लोगों ने एक ट्रायल देखा है कि किस तरह से जो परेशानी जब आती है तो कोई नेता वहां पे खड़े नहीं होते हैं और जीतने के बाद वे सीधे लखनऊ की तरफ रुख कर जाते हैं, उनका कोई सरोकार जनता से नहीं रहता है। यहाँ पे मैं बता दूं कि सोनभद्र में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल इलाके हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इसके यहाँ पे रोजगार के लिए लोगों को मुंबई, गुजरात और तमाम अहमदाबाद
बड़े बड़े शहरों में जो है यहाँ पे जाना पड़ता है, जहाँ पे वे लोग जो है वहाँ शोषण के शिकार भी होते हैं, तमाम लोगों की उसके बाद वहाँ पे मौत भी हो जाती है शोषण की वजह से। तो कुल मिला के जनता जो है नाराज है। अब जनता किस वजह से मतलब जो है क्या मुद्दा लेके मैंने वोट कर रही है, ये तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिला के जो जनता इस बार जो है परिवर्तन की लहर जो आ रहा था सामने, कुछ ना कुछ परिवर्तन। आप परिवर्तन का जिक्र कर रहे हैं। विपक्ष की अगर बात की जाए खास करके कांग्रेस पार्टी की, तो हमने देखा था कि एक प्रकरण को लेकर के खुद प्रियंका गांधी वाड्रा वहां जाकर के कैंप कर देती हैं और आदिवासी जो प्रभावित था, हिंसा प्रभावित बेल्ट थी, वहां जाकर के उन्होंने उस मुद्दे को न सिर्फ उठाया बल्कि उस व्यक्ति को ही टिकट दे दिया जिसने इस पूरी घटनाक्रम को उजागर किया था। क्या कुछ फीडबैक उनको लेकर के मिल रहा है और प्रतिक्रियाएं अगर आपने जनता से ली हूं तो उनका क्या कुछ कहना है कि क्या ये तमाम मुद्दे भी कोई फैक्टर थे इन चुनावों में? देखिए, उभा का कांड जो निस्संदेह जो है बड़ी घटना थी, जो है वे पूरे देश लेवल की जो बड़ी घटना थी। प्रियंका गांधी ने उसको बखूबी उस चीज को उठाया भी था और वहीं के एक युवा को जो उन्होंने अध्यक्ष बनाया, बाद में जिसको प्रत्याशी के तौर पर ओबरा विधानसभा से वे अजय टिकट देकर उसको चुनाव भी लड़वा रही। लेकिन ये चूंकि 2 साल का कार्यकाल बीत चुका है तो लोग उस चीज को भूल चुके हैं। उस चीज को प्रियंका गांधी जो अपने दौरे के समय उसको याद भी दिलाया कि हमने किस तरह से उभा कांड को उठाया था, उसके बाद सरकार एक्शन में आई थी। लेकिन वहां पे मैं बता दूं कि घोरावल विधानसभा जी जहाँ की ये घटना है, वहां पे रामराज गौड़ जो ये प्रत्याशी है इनके कांग्रेस के जो ओबरा विधानसभा से लड़ रहे हैं, उनको जो वहां से न देके ओबरा विधानसभा से दिया था, जबकि उनका घोरावल विधानसभा ये आता है रामराज गौड़ का। तो वहां पे रानी जो राज परिवार से जो उनकी बहू है वे वहां से चुनाव लड़ रही है। निस्संदेह उनका जो ग्राफ है, चूंकि वे विडो भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं और कुछ फैमिली प्रॉब्लम से भी चल रहा है, उसकी वजह से उनको सिंपैथी मिल रहा है। तो उनका ग्राफ निश्चित तौर पे जो कांग्रेस का बढ़ेगा, निश्चित तौर पे बढ़ेगा। अब प्रियंका गांधी का चूंकि वहां पे रोड शो का कार्यक्रम लग रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों से वहां पे नहीं लगा, उनका कार्यक्रम जो ओबरा में लगा। तो जो यदि प्रियंका गांधी का कार्यक्रम यदि घोरावल में लगता तो वे ग्राफ निश्चित तौर पर उसको कन्वर्ट कर सकते थे। लोगों को ये भी मतलब चर्चा में है कि प्रियंका गांधी मतलब वहां पे जो कांग्रेस है, कांग्रेस घोरावल में अच्छा लड़ रही है बावजूद इसके जो ओबरा के। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका शांतनु। और मिर्जापुर से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए थे। मनीष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आजमगढ़ में एसपी ने बड़ा आरोप लगाया है। आजमगढ़ की 351 लालगंज विधानसभा के बूथ नंबर 185 पर कर्मचारी वोटरों को वोट देने से रोक रहे हैं, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। चुनाव आयोग इस मामले में संज्ञान ले, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से अपील की गई है। तो ये बड़ा आरोप लगाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। आजमगढ़ की 351 नंबर लालगंज विधानसभा के बूथ नंबर 185 पर वोटरों को वोट डालने से रोका जा रहा है। दीपक डिटेल्स के साथ में हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट्स हैं इस बूथ को लेकर के और चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई अभी तक? देखिए, जैसे ये सूचना संज्ञान में आई और तमाम अधिकारी जो वरिष्ठ जिले के अधिकारी है वो मौके पर पहुंचकर सत्ता को जानने का प्रयास किया। हालांकि इस तरह का मामला कुछ संज्ञान में नहीं आया है, जबकि इसी तरह का एक मामला अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में भी है, जहाँ पे ये कहा गया कि सपा प्रत्याशी द्वारा बूथ के अंदर जाकर लोगों को वोट के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो ये आरोप प्रत्यारोप चुनाव के दौर में जो चलता है वो है, लेकिन अभी जो स्थिति है वो सामान्य ढंग से यहाँ मतदान चल रहा है और 3 बजे तक 42.28% मतदान हो चुका है। चलिए, तमाम अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए चलते रहिए समय के साथ सहारा प्रणाम। दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। चर्म रोगों पर पड़े भारी। सालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। सालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, टीडीओस। सालिम लोशन।
बैंक के सह प्रायोजक है जालिम लोशन, दांत खाज खुजली से तुरंत आराम, जालिम लोशन। यूपी में आज आखिरी दौर का मतदान, 9 जिलों की 54 सीटों पर कड़ी सुरक्षा में वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक करीब 36% वोटिंग। यूपी के महासंग्राम में आखिरी चरण का मुकाबला, सीएम योगी के 7 मंत्रियों समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर, पीएम मोदी के संसदीय सीट पर सबकी नजर। पंजाब में सियासी हलचल तेज, दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मिले कैप्टन अमरिंदर, कहा पंजाब पर हुई चर्चा। रूस का कीव शहर समेत 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान, पीएम मोदी ने की यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से 35 मिनट तक बात, भारतीयों की वतन वापसी के लिए दिया धन्यवाद। अमेरिकी मीडिया का दावा, यूएस और नाटो ने यूक्रेन को मुहैया कराए 17,000 से ज्यादा एंटी टैंक हथियार। और रूस और यूक्रेन में फिर होगी बातचीत, कच्चे तेल के उबाल से 1700 अंक तक गिरा सेंसेक्स, दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी असर। सहारा प्रणाम, आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए वोटिंग जारी है। आखिरी चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान हो रहा है। बात करें मतदान की तो दोपहर 1 बजे तक करीब 35.51% मतदान हुआ है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं और मतदाताओं में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। चंदौली में 1 बजे तक तकरीबन 38.43% मतदान हो चुका है। मऊ में 37.02, जबकि गाजीपुर में 33.71% मतदान हुआ है। आजमगढ़ में 34.63, भदोही में 35.59, जौनपुर में 35.81, मिर्जापुर में 38.10%, सोनभद्र में 35.87% और वाराणसी में 33.62% मतदान हो चुका है। आपको बता दें कि 9 में से 7 जिलों की सभी सीटों पर मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा, जबकि नक्सल प्रभावित सोनभद्र और रॉबर्ट्सगंज के अलावा चंदौली के चकिया में शाम 4 बजे तक मतदान होगा। जिन जिलों में आज मतदान हो रहा है इसमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र शामिल हैं। इस चरण में कुल 613 उम्मीदवार राज्य के 54 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो ये आप दोपहर 1 बजे तक का मत प्रतिशत देख रहे हैं। 3 बज चुके हैं और 3 बजे के आंकड़ों का हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि इसे एवरेज वोटिंग कहा जाएगा, लेकिन खबर यही आ रही है कि ज्यादातर मतदान केंद्रों पर कतारें अभी भी लगी हुई हैं। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथों का रुख कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का कहना है कि यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी के खाते में पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटें आने वाली हैं। बहुत ही शानदार बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भाजपा की सरकार 10 मार्च को बनने जा रही है। हमारी अफजल अंसारी जी से बात हुई और बाकी जो विपक्ष है उनका सीधे सीधे कहना है कि ये जो राउंड है वो बीजेपी के लिए काफी डेंट करेगा। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? बीजेपी इस 7वें राउंड में 53 सीटों में 2017 में 38 सीटों पर थी। बीजेपी एंड एलाइज पार्टनर, मैं अफजाल और ऐसे जाति सांप्रदायिक राजनीति करने वालों को, माफियागर्दी की राजनीति करने वालों को बताना चाहता हूं, बीजेपी 40 से एबव जाएगी इन 53 सीटों में। तो दावा यह है कि बीजेपी फिर से बहुमत के साथ वापसी कर रही है। हमारे साथ संवाददाता तमाम जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जौनपुर से हसनैन कमर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बनारस से निमेश रॉय और मऊ से प्रदीप सिंह। सबसे पहले बनारस का मैं रुख कर लेती हूँ निमेश, क्योंकि सबसे ज्यादा निगाहें भी लोगों की, खास करके क्योंकि पीएम का ये गढ़ है, बनारस को लेकर के लगी हुई है। बनारस की तस्वीर किस तरह की देखने को मिल रही है इन चुनावों को लेकर के, और मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह?
देखिए, पहले मतदाताओं के उत्साह की बात कर लेते हैं। और मतदाताओं के उत्साह को अगर आप इस शहर में एक राउंड लगा के आइए, देहाती इलाकों में भी जाइए, तो एक उत्सव का, पर्व का माहौल दिख रहा है। आमतौर पर जिस तरह से तीज त्योहारों में दिखता है, लोग नए नए कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहन करके मतदान स्थलों पे जा रहे हैं और एक चेयरफुल फेस भी समाज का देखने को मिल रहा है। शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है, कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। एक आध दो जगहों पे ट्रेनिंग की कमी की वजह से ईवीएम मशीन ऑपरेटिंग में दिक्कत आई, वहां मतदान थोड़ा देर में शुरू हुआ, लेकिन कुल मिला के मतदान शांतिपूर्ण और ठीक ठाक चल रहा है। एवरेज भी अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया नहीं तो बहुत खराब भी नहीं है। 3 बजने को आए हैं और 1 बजे तक का जो आंकड़ा है, लगभग 35-36% वोट जो है पूरे पूर्वांचल में 9 जिलों में 54 सीटों की अगर बात करें। और एक थोड़ा सा अंतर जरूर है कि रूरल जो इलाके हैं या सी क्लास जो सिटीज हैं, उनकी बात अगर करें और अर्बन इलाकों की बात करें, तो अर्बन इलाकों में पोलिंग परसेंटेज 5 से 7% ग्रामीण इलाकों की पोलिंग से कम है। अब इसका आकलन अपने अपने ढंग से लोग कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि पूर्वांचल में बीजेपी को पूरा दोबारा अपनी साख जो 17 वाली थी उसको स्थापित करने की चुनौती है और विपक्ष को भी कुछ बड़ा और कुछ नया करने की कोशिश में विपक्ष लगा हुआ है। प्रीति, यहाँ पर निमेश, जैसा कि आपने कहा कि 35 के आसपास इसको हम एवरेज वोटिंग मान सकते हैं, लेकिन बनारस में तो तमाम दिग्गजों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया था। जिस तरीके से आखिर के दिनों में हमने देखा, पीएम तक ने वहां पर 2 दिन कैंप किया और बहुत सारी इंटरेस्टिंग तस्वीरें सामने आई थी। प्रियंका गांधी वाड्रा भी बनारस पहुंचती हैं तो वहां पर पूजा पाठ करती दिखाई देती हैं राहुल गांधी के साथ में। अखिलेश यादव भी अपना पूरा दमखम लगाए हुए थे। बावजूद इसके वोटर्स अगर कम संख्या में निकलते हैं या सिर्फ एवरेज ही वोटिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो इसके पीछे की वजह क्या? वोटर्स को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं या किसी बदलाव की बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं, या फिर विपक्ष उस तरीके से उन मुद्दों को नहीं उठा पाया जिन मुद्दों को उठाने की जरूरत थी, लिहाजा सबको लगता है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए, हमारे एक वोट से फर्क क्या पड़ता है? निमेश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे समझना चाहती हूं कि एवरेज वोटिंग ट्रेंड को किस तरीके से देखा जाए, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, या फिर लोगों को लगता है कि हमारे एक वोट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, सरकार तो वापस बीजेपी की ही आनी है और विपक्ष उतनी धारदार तरीके से असर नहीं दिखा पाया? निमेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। ये उदासीनता है वोटरों की, और खास तौर पे जो इलीट क्लास वोटर है, पढ़ा लिखा और पैसे वाला वोटर है, उसकी उदासीनता थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। लेकिन अभी ये जल्दीबाजी होगी कहना, क्योंकि अभी आधा दिन ही बीता है, अभी 3 घंटे का समय बाकी है और 3 घंटे में उम्मीद की जा रही है कि मतदान और भी तेज होगा, उसके बाद असली तस्वीर आएगी। लेकिन अभी तक के जो आंकड़े हैं और खास तौर पे ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में जो मतदान प्रतिशत में कमी है, अंतर है, वो अपने आप में स्पेकुलेशन के लिए काफी है कि आप स्पेकुलेट कर सकते हैं कि क्या ट्रेंड रह रहा है, ग्रामीण इलाकों में क्या सोच चल रही है और शहरी इलाकों में क्या सोच रही है। शहरी इलाकों में ये ट्रेंड जो है जो पोलिंग का है, वो अर्बन जो वोटर्स हैं या इलीट क्लास वोटर जिनको कहिए आप, वो थोड़ा कम निकल रहे हैं या फिर वो उदासीन हैं। और वो उनकी उदासीनता किसके खिलाफ है, किसके खिलाफ जा रही है, इसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। प्रीति, चलिए बनारस के बाद मऊ का रुख कर लेते हैं। प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, मऊ में कहा यह जा रहा था कि विपक्ष ज्यादा असरदार तरीके से अपनी रैलियां कर रहा था और वोट अपील करने के लिए लोगों के बीच किया गया। अगर वोटिंग ट्रेंड की बात की जाए तो वो वहां पर किस तरीके का है, और जनता जब वोट कास्ट करने जा रही है तो क्या कुछ चीजें उसकी जहन में है जिसके आधार पर वो वोट डाल रहे हैं? आपकी कुछ लोगों से बातचीत हुई होगी, क्या कुछ कहना है इन लोगों का? जी, सबसे अहम बात यह है कि मऊ में 4 विधानसभाएं हैं, जिसमें 3 महत्वपूर्ण विधानसभाएं हैं। हॉट सीट 3 है यहाँ पे। एक पहला विधानसभा मऊ सदर विधानसभा है, जहाँ 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी, बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतार दिए हैं और वो अपने बेटे के सिर पर सियासत अब करने की तैयारी कर लिए हैं। लिहाजा आज मतदान उनके नाम पर हो रहा है। अपने बेटे को वोट दिलाने की जुगत जो है जेल से ही बैठकर कर रहे हैं। अब उनके विरुद्ध जो है भाजपा के प्रत्याशी अशोक सिंह जो है उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को मऊ सदर में मुख्तार अंसारी के खिलाफ उतारा है चुनाव मैदान में।
और तीनों के बीच कड़ी टक्कर चल रही है इस समय मौजूदा समय में। फिर दूसरी विधानसभा देखी जाए तो मधुबन है। मधुबन विधानसभा में बिहार प्रांत के राज्यपाल फागू चौहान के बेटे रामविलास चौहान भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में हैं। यहाँ पर जो है बसपा के नीलम कुशवाहा मौजूदा समय में कड़ी टक्कर दे रही हैं। इसके अलावा अगर सबसे अहम सीट देखी जाए घोसी विधानसभा सीट, यहाँ पर सूबे में कैबिनेट मंत्री रहे दारा सिंह चौहान जो भाजपा छोड़ के सपा में आ गए और सपा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं और इनसे भाजपा के प्रत्याशी विजय राजभर जो पूर्व विधायक हैं, निवर्तमान विधायक हैं, वह काफी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दूसरी चीज में देखा जाए तो इन तीनों जगहों पर जो है इस समय आमने सामने टक्कर चल रही है। मतदाताओं का क्या रुझान है, मतदाता किस मुद्दे पर बात दे रहे हैं, हमारे साथ पूर्व चेयरमैन नगर पालिका परिषद मऊ अरशद जमाल जी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे हम बात करते हैं किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। देखिए, मुद्दे तो बहुत है। जो सरकार है, सरकार की 5 साल की नाकामी है। सरकार ने कोई ऐसा मुद्दे पे काम नहीं किया है, तो इसलिए जनता में, लोगों में नाराजगी है और उसी नाराजगी का असर ये है कि लोग बीजेपी के खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं। अब बाहुबली विधायक 5 साल से हैं, क्या कोई परिवर्तन की आस इस बार होगी या क्या होगा? अब इस बार तो मुख्तार अंसारी तो चुनाव लड़ नहीं रहे, इस बार तो उनके लड़के चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनको 5 साल का तो काफी तो नया है, नौजवान लड़का है। इनके द्वारा कराए गए, विधायक जी के द्वारा जो जेल में बंद हैं, इनके द्वारा कराए गए विकास से कितना सहमत आप हैं? देखिए, उनके द्वारा तो कोई 5 साल में कोई बहुत विकास नहीं कराया गया, ये बात सही है। चूंकि वो तो जेल ही में रहे तो कहाँ से विकास कराएंगे, लेकिन उनका लड़का नौजवान है तो हम लोग ये आशा करते हैं कि नौजवान खून है, कुछ न कुछ काम जरूर करेंगे। ये मतलब कौन से विकास के कार्य यहाँ पे रुके पड़े हुए हैं जिनको जो है आप देखना चाहते हैं कि यहाँ वो पूरे हो सके? देखिए, सबसे जो ज्यादा जरूरी काम है कि ये बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने फ्लैट रेट का पासबुक बनाया था। कम रेट पर बुनकरों से बिजली की बिल ली जाती थी, मगर जैसे ही बीजेपी की सरकार आई उन्होंने फ्लैट रेट का पासबुक खत्म कर दिया, जिससे यहाँ का बुनकर बेहद परेशान है, वो बहुत कर्जदार हो चुका है और आने वाले दिनों में बुनकरों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। इसी नाराजगी में बुनकर वोटिंग कर रहा है बीजेपी के खिलाफ। ये तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के हैं और युवाओं से हम बात करते हैं। यहाँ पर युवा वर्ग भी हमारे साथ है। आप किन मुद्दों पर वोट देना चाहते हैं? विकास के मुद्दों पर वोट देना चाहते हैं। क्या अब तक जो विकास हुए अंसारी ने जो काम किया है वो लोगों की नजर में नहीं है, मगर जो उन्होंने काम किया है वो ठीक ही काम किया है। बाकी उनके बेटे लड़ रहे हैं यहाँ सिलेक्शन, आने वाले वक्त में वो भी काम करेंगे और उन्हें वोट किया है और सपा की सरकार चाहते हैं। बाकी बुनकर जो हैं यहाँ लोग जो है मुख्तार अंसारी के विकास कार्य को भी गिना रहे हैं। हालांकि हमारे पूर्व चेयरमैन साहब ने कहा कि जितना होना चाहिए था विकास उतना नहीं हुआ है। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी जो है चुनाव में जो भी विधायक बनेगा वो मऊ की विकास को पूरा करेगा। चलिए हसनैन कमर का रुख कर लेते हैं, जौनपुर से वो हमारे साथ बने हुए हैं। हसनैन, जौनपुर में किस तरह का वोटिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है? 3 बजे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, पोलिंग बूथों पर किस तरह की तस्वीर? यहाँ पे जो मतदाता है वो काफी उत्साहित है और जिले की 9 विधानसभा सीटें यहाँ पर है और यहाँ पर देखा जाए तो धनंजय सिंह जो है यहाँ पे अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगाए मल्ली में, उनको टक्कर दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के लती यादव। टोटल अभी तक अब जो बात हुई है 3 बजे जो हम लोग को आंकड़े मिले हैं 47.1% वोट पड़ चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं मतदाताओं को उत्साह दिखाता है और हमें उम्मीद है कि जब शाम 6 बजे तक जब यहाँ का परसेंटेज होगा 60 के ऊपर जाएगा। देखा जाए तो जौनपुर के अंदर सदर विधानसभा सीट पर जहाँ नदीम जावेद कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और तो वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अरशद खान है, तो उनके साथ राज्य मंत्री गिरीश यादव भाजपा के हैं। तो लड़ाई यहाँ काफी दिलचस्प है। 9 सीटों पर जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच लड़ाई होती हुई दिख रही है। मतदाता जो है वो कोई बीजेपी को हराने के लिए वोट कर रहा है तो बीजेपी अपनी सीट बचाने के लिए वोट कर रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो 9 में से जो लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी होती हुई नजर आ रही है और मतदाताओं में जिस तरीके से उत्साह देखने को मिला वो काफी काबिले तारीफ है। और सुबह से ही जैसे ही वोटिंग शुरू हुई लोगों की लाइनों हमको देखने को मिली, महिला मतदाताओं में काफी जागरूकता थी, वो अपना वोट देने के लिए लंबी लंबी कतारें में बहुत देर तक खड़ी रही और उसके बाद उन्होंने वोट दिया। एक उत्साह उनके चेहरे, जो पहली बार वोट दे रहे थे उनके अंदर भी काफी उत्साह दिखा गया। ये
लोकतंत्र की हमारी सबसे बड़ी जीत है। और इस महापर्व में जिस तरीके से लोगों ने मतदान किया है, कहीं ना कहीं नई सरकार बनाने के लिए जो भी सरकार आएगी, चाहे भाजपा की आए या सपा की आए या बस किसी का आए, सबको ये उम्मीद है कि हमारे जौनपुर का, हमारे प्रदेश का विकास जरूर होगा। यहाँ पर हसनैन, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। जैसा कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट नदीम जावेद का आपने जिक्र किया या फिर अरशद खान साहब का जिक्र किया जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, इन दोनों ही पार्टियों ने अपनी तरफ से कैंडिडेट जो उतारा यहाँ पर मैदान में वो मुस्लिम चेहरे को आइडेंटिफाई किया। जाहिर तौर पर जौनपुर में मुस्लिम बहुल इलाका भी बहुत ज्यादा है और उसको देखते हुए ही इन चेहरों को अंकित किया गया, लेकिन बीजेपी की तरफ से हिंदू फेस को उतारा गया। ऐसा नहीं है कि एक खास सेक्ट की ही जनता के बीच में से जिन लोगों को चुना गया वोट बढ़ गए और इसी वजह से बीजेपी को उसका फायदा होता दिख रहा है। क्या कुछ कहना है लोगों का? विकास के कार्य हुए हैं क्या? जो इससे पहले जो विधायक थे उनका अब तक का क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड कहता है और उसके आधार पर जनता जब वोट डालने आई है तो क्या कुछ उनके जहन में रहा? देखिए, 2012 में जब नया परसीमन आया तो जौनपुर सदर की जो सीट है वो एकदम बदल सी गई। देखा जाए तो यहाँ पर 2012 में 95% इस समय मुस्लिम मतदाता इस सीट पर हैं, तो वहीं 50,000 जो है तकरीबन यादव मतदाता है। इसीलिए समाजवादी पार्टी इसको अपना मानती थी, लेकिन इस मिथक को तोड़ा भाजपा ने। यहाँ पर आप देखें 3 दशक की अगर बात की जाए तो कोई दोबारा विधायक नहीं चुना गया, ये भी एक इतिहास है। हर 5 साल पे नया विधायक चुना जाता है। तो बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा मिथक तोड़ना है, क्योंकि बीजेपी ये मान रही है कि 3 मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहे हैं, मैं अकेला यहाँ पे उनको टक्कर दे, लेकिन मतदाता समझ चुका है। आपने देखा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी कैंडिडेट श्याम सिंह यादव यहाँ जीते, जबकि मोदी लहर थी यहाँ पे बीजेपी चुनाव हार गई। तो यहाँ का मतदाता शिराजे हिंद है जौनपुर, यहाँ के पढ़े लिखे लोग काबिल लोग हैं, अपना समझते हैं कि भविष्य किस पे है, किसको है। तो मतदाताओं में इस बार नहीं, मतदाता देखिए 2 तरीके से यहाँ पे आए। एक मतदाता वो थे कि वो बीजेपी को हराना है, कोई चुनाव लड़ तो उन्होंने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख किया। तो वहीं बीजेपी जो है अपनी सीट बचाने के लिए, अगर 2017 की बात की जाए तो यहाँ पे 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था और 3 समाजवादी पार्टी की, 1 बसपा थी। जो बसपा की सुषमा पटेल थी वो समाजवादी पार्टी में चली गई, उनको महिलाओं से चुनाव लड़ रही है। तो ओवरऑल देखा जाए कांटे की टक्कर है, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा से यहाँ पर जो राजनीति करती थी जातिगत समीकरण के आधार पर उसने टिकट दिए है। और यही वजह है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पे 3 जो प्रत्याशी थे, चाहे कांग्रेस के हो या बसपा के हो, समाजवादी, उन्होंने मुस्लिम को उतारा। लेकिन गिरीश चंद्र यादव एक कार्यकर्ता राज्य मंत्री थे, पहली बार वो चुनाव जीते और योगी सरकार में मंत्री थे, तो उनको फायदा मिला है। इसमें कार्यकर्ताओं को उत्साह भी है, लड़ाई बड़ी दिलचस्प बन चुकी है। जी चलिए, जौनपुर से हसनैन कमर हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम अपडेट्स दे रहे थे। शुक्रिया हसनैन आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उन्होंने वोटिंग परसेंटेज भी बताया है कि 3 बजे तक जौनपुर में जो वोटिंग ट्रेंड है वो 47.19% तक का हो चुका है, यानी कि अभी शाम 6 बजे तक, क्योंकि समय है, 60% से ज्यादा की वोटिंग यहां पर होगी। इसके अलावा हमारे साथ मऊ से प्रदीप सिंह भी जुड़े हुए थे। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। लोगों से बातचीत आपने की, वो तमाम आंकड़े हम तक पहुंचाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस से निमेश राय हमारे साथ बने हुए हैं। निमेश का मैं दोबारा रुख करूंगी। आपको बता दूं कि आज 7वें और अंतिम चरण के लिए यूपी में मतदान जारी है और 1 बजे तक का ज्यादातर जो सेंटर्स हैं उनका वोटिंग ट्रेंड आया हुआ है। हालांकि 3 बजे का ज्यादा वक्त अब बीत चुका है, तो वोटिंग परसेंटेज जो है हमें इलेक्शन कमीशन के उस आंकड़े का इंतजार करना होगा कि एग्जैक्टली 3 बजे के बाद के आंकड़े क्या कहते हैं, लेकिन एवरेज वोटिंग इसे कहा जा सकता है। मसलन अगर वाराणसी की बात की जाए तो 35 के आसपास का वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर है, 33.62 है दोपहर 1 बजे तक का, और क्योंकि अब 3 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। मिर्जापुर का रुख कर लेते हैं, मनीष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, मिर्जापुर में क्या कुछ वोटिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है? लोग किस तरीके से वोट कास्ट कर रहे हैं और किस आधार पर? विकास के काम या फिर जो लोकल मुद्दे हैं उनके जहन में दरअसल हावी क्या है जब वो अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल प्रीति, मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ पे 5 विधानसभा सीट है और जिसपे 19 लाख मतदाता है यहाँ पे। और देखा जाए तो यहाँ पे 1 बजे तक 38 पॉइंट के कुछ समथिंग मतदान प्रतिशत हुआ था, जबकि 3 बजने वाले हैं, हो मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना है, क्योंकि सुबह थोड़ा स्लो थी वोटिंग यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे करके वोटिंग प्रतिशत जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही रहा। रही बात यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं, तो यहाँ पे ये देखने को मिला, जाति धर्म की बात तो सामने नहीं आई। यहाँ पे लोग महिला वर्ग जो था वो अपनी सुरक्षा को लेकर वोटिंग कर रहा था कि महिलाओं को सुरक्षा कहाँ पे, संरक्षण कहाँ पे मिलेगा, या जो
बेरोजगार युवक थे वो बेरोजगारी को लेके वोटिंग कर रहे थे, किसान अपनी समस्याओं को लेके वोटिंग कर रहे थे, आम व्यापारी वर्ग वो सुरक्षित कैसे है, क्या उसको आगे भविष्य होगा उसके व्यापार का, उसको लेके वोटिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे कुल मिला के महंगाई, बेरोजगारी और सुरक्षा व्यवस्था पे ही वोटिंग हो रही थी। जमीनी स्थानीय मुद्दों पे उतना नहीं था कि विकास मनीष, इन लोगों का क्या कहना है जो 5 साल में सरकार ने काम किए उससे ये लोग आश्वस्त दिखाई देते हैं, या फिर विपक्ष क्योंकि इन्हीं तमाम पैरामीटर्स को गिनाता आ रहा है? मसलन महिलाओं के खिलाफ जो आपराधिक मामले आए उसको पुरजोर तरीके से गिनाया गया। ये बात अलग है कि बीजेपी ने ये दावा किया कि जब से बीजेपी की सरकार प्रदेश में आई, महिलाएं रात के 12 बजे भी घर से बाहर सुरक्षित तरीके से निकलती हैं और खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। ये बात अलग है कि विपक्ष कुछ घटनाओं का जिक्र करके सरकार पर सवाल खड़े करता रहा। रोजगार को लेकर के भी सरकार से सवाल किए गए, तो वहां पर आत्मनिर्भर भारत और अपने खुद के कारोबार को किस तरीके से स्वरोजगार कैसे शुरू किया जाए उसका हवाला दिया गया कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे विषय, काउंटर और दोनों तरफ से एलिगेशंस जो थे वो हमने देखे। जनता का क्या कहना है, काम हुए या नहीं हुए? देखिए, बिल्कुल जनता का तो मानना है विकास जिस स्तर से होना चाहिए उतना तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी विकास तो हुआ। लेकिन जो इनकी मेन समस्या है, यहाँ पे मुख्य समस्याएं जो सामने निकल के आई हैं, वो महंगाई से लोग काफी परेशान दिखे। रही बात ये महिलाओं की सुरक्षा की बात, तो बीजेपी गवर्नमेंट में महिलाएं या लड़कियां अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि इसमें क्राइम का ग्राफ उस स्तर से नहीं देखने को मिला जिस स्तर से पहले की सरकारों में हुआ करता था। और दूसरा, बेरोजगार नाराज थे क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये किसी पक्ष या विपक्ष राजनीतिक दलों ने जो दिखाया है या जो उनके मन में डाला उसको नहीं, ये इनकी यहाँ की मेन मुख्य समस्या थी जिसको लेकर यहाँ पे वोट देते हुए लोग दिखाई दिए। बहरहाल उत्साह चाहे महिला वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो, दोनों वर्गों में काफी उत्साह देखने को यहाँ पे मिल रहा है। चलिए सोनभद्र का रुख कर लेते हैं। शांतनु विश्वास हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ अपडेट है सोनपुर से, क्योंकि वहां पर सोनभद्र में तो कहा जा रहा है कि शाम 4 बजे के बाद क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका ये माना जाता है, यहाँ पर वोटिंग भी बंद हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल आखिरी चरण का मतदान यहाँ पर जारी है। क्या कुछ ट्रेंड देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं बता दूं कि सोनभद्र में अब से 1 घंटे बाद जो यहाँ पे 2 विधानसभा का वोटिंग जो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि नक्सल प्रभावित होने की वजह से रावर्गंज और दुद्दी 2 ऐसे विधानसभा हैं जहाँ 4 बजे तक का वोटिंग यहाँ पे होना है, और 2 विधानसभा जो ओबरा और घोरावल है वहाँ पे 6 बजे तक होना है। कुल मिलाकर सुबह से जो लहर देखने को मिली थी, जो है जनता का जो उत्साह था, वे धीरे धीरे अब क्षमता नजर आ रहा है। बूथ पे एकदम बिल्कुल खाली हो चुके हैं, कोई भी भीड़ वहाँ पे नहीं है, इक्का दुक्का लोग जो वहाँ पे पहुंच रहे हैं। यदि मैं मुद्दे की बात कर लूं तो मुद्दे में यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा उभर के आ रहा है वह है यहाँ पे बेरोजगारी और महंगाई को लेकर लोग जो है परेशान है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा एक और सामने आया, जैसे लोगों से हम लोगों ने बात किया तो लोगों का ये कहना है कि जनप्रतिनिधि जो है जीतने के बाद वे गायब रहते हैं। आखिर उनकी समस्या कौन पटल पे रखेगा, कौन सुनेगा? जिस तरीके से कोविड काल में तमाम जो है यहाँ पे परेशानियां लोगों ने झेली है और वे सेल्फ उन्होंने झेला है। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई भी नेता और स्थानीय नेता हो, वे घर में दुबके रहे। मैंने यहाँ पे किसी को जो है किसी से कोई मतलब नहीं था, किसी ने कोई मदद नहीं की। तो इसको लेकर भी लोगों ने एक ट्रायल देखा है कि किस तरह से जो परेशानी जब आती है तो कोई नेता वहां पे खड़े नहीं होते हैं और जीतने के बाद वे सीधे लखनऊ की तरफ रुख कर जाते हैं। उनका कोई सरोकार जनता से नहीं रहता है। यहाँ पे मैं बता दूं कि सोनभद्र में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल इलाके हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इसके यहाँ पे रोजगार के लिए लोगों को मुंबई, गुजरात और तमाम अहमदाबाद बड़े बड़े शहरों में जो यहाँ पे जाना पड़ता है, जहाँ पे वे लोग जो है वहाँ शोषण के शिकार भी होते हैं और तमाम लोगों की उसके बाद वहाँ पे मौत भी हो जाती है शोषण की वजह से। तो कुल मिलाकर जनता जो है नाराज है। अब जनता किस वजह से मतलब जो है क्या मुद्दा लेके मैंने वोट कर रही है, ये तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर जो जनता इस बार जो है परिवर्तन की लहर जो आ रहा था सामने, कुछ ना कुछ परिवर्तन। आप परिवर्तन का जिक्र कर रहे हैं। विपक्ष की अगर बात की जाए खास करके कांग्रेस पार्टी की, तो हमने देखा था कि एक प्रकरण को लेकर के खुद प्रियंका गांधी वाड्रा वहां जाकर के कैंप कर देती हैं और आदिवासी जो प्रभावित था, हिंसा प्रभावित बेल्ट थी, वहां जाकर के उन्होंने उस मुद्दे को न सिर्फ उठाया बल्कि उस व्यक्ति को ही टिकट दे दिया जिसने इस पूरी घटनाक्रम को उजागर किया था। क्या कुछ फीडबैक उनको लेकर के मिल रहा है और प्रतिक्रियाएं अगर आपने जनता से ली हूं तो उनका क्या कुछ कहना है कि क्या ये तमाम मुद्दे भी कोई फैक्टर थे इन चुनावों में?
देखिए, उभा का कांड जो निस्संदेह जो है बड़ी घटना थी, जो है वे पूरे देश लेवल की जो बड़ी घटना थी। प्रियंका गांधी ने उसको बखूबी उस चीज को उठाया भी था और वहीं के एक युवा को जो उन्होंने अध्यक्ष बनाया, बाद में जिसको प्रत्याशी के तौर पर ओबरा विधानसभा से वे अजय टिकट देकर उसको चुनाव भी लड़वा दिए। लेकिन ये चूंकि 2 साल का कार्यकाल बीत चुका है तो लोग उस चीज को भूल चुके हैं। उस चीज को प्रियंका गांधी जो अपने दौरे के समय उसको याद भी दिलाया कि हमने किस तरह से उभा कांड को उठाया था, उसके बाद सरकार एक्शन में आई थी। लेकिन वहां पे मैं बता दूं कि घोरावल विधानसभा जहाँ की ये घटना है, वहां पे रामराज गौड़ जो ये प्रत्याशी है इनके कांग्रेस के जो ओबरा विधानसभा से लड़ रहे हैं, उनको जो वहां से न देके ओबरा विधानसभा से दिया था, जबकि उनका घोरावल विधानसभा ये आता है रामराज गौड़ का। तो वहां पे रानी जो राज परिवार से जो उनकी बहू है वे वहां से चुनाव लड़ रही है। निस्संदेह उनका जो ग्राफ है, चूंकि वे विडो भी है, पढ़ी लिखी भी है और कुछ फैमिली प्रॉब्लम से भी चल रहा है, उसकी वजह से उनको सिंपैथी मिल रहा है, तो उनका ग्राफ निश्चित तौर पे जो कांग्रेस का बढ़ेगा, निश्चित तौर पे बढ़ेगा। अब प्रियंका गांधी का चूंकि वहां पे रोड शो का कार्यक्रम लग रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों से वहां पे नहीं लगा, उनका कार्यक्रम जो ओबरा में लगा। तो जो यदि प्रियंका गांधी का कार्यक्रम यदि घोरावल में लगता तो वे ग्राफ निश्चित तौर पर उसको कन्वर्ट कर सकते थे। लोगों को ये भी चर्चा में है कि प्रियंका गांधी वहां पे जो कांग्रेस है, कांग्रेस घोरावल में अच्छा लग रही है बावजूद इसके जो ओबरा के। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका शांतनु। और जब बात स्पेशल मोमेंट्स की हो या अपनों की खुशियों की, क्यों ना बनाए इन्हें खास ऐश्वर्या डायमंड्स के साथ। वोट देने से रोक रहे हैं, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। चुनाव आयोग इस मामले में संज्ञान ले, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से अपील की गई है। तो ये बड़ा आरोप लगाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। आजमगढ़ की 351 नंबर लालगंज विधानसभा के बूथ नंबर 185 पर वोटरों को वोट डालने से रोका जा रहा है। दीपक डिटेल्स के साथ में हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट्स हैं इस बूथ को लेकर के और चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई अभी तक? देखिए, जैसे ये सूचना संज्ञान में आई और तमाम अधिकारी जो वरिष्ठ जिले के अधिकारी है वो मौके पर पहुंचकर सत्ता को जानने का प्रयास किया। हालांकि इस तरह का मामला कुछ संज्ञान में नहीं आया है, जबकि इसी तरह का एक मामला अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में भी है, जहाँ पे ये कहा गया कि सपा प्रत्याशी द्वारा बूथ के अंदर जाकर लोगों को वोट के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो ये आरोप प्रत्यारोप चुनाव के दौर में जो चलता है वो है, लेकिन अभी जो स्थिति है वो सामान्य ढंग से यहाँ मतदान चल रहा है और 3 बजे तक 42.28% मतदान हो चुका है। चलिए, तमाम अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए चलते रहिए समय के साथ सहारा।